डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम कवर करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी का मीनिंग क्या है? अट्रैक्शन। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन का गेन कर कर अनायन बनाना, मींस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर कर अनायन की फॉर्मेशन करना। इस प्रोसेस में जो एनर्जी चेंज होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और रिक्वायर्ड when gaseous atom gain an extra electron to form gaseous anion। जब भी कोई भी गैसियस एटम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का गेन कर कर गैसियस अनायन की फॉर्मेशन करता है, उस केस में जो भी एनर्जी चेंज होगा दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अगर साइन पॉजिटिव है तो उसका मीनिंग है एनर्जी रिलीज होना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का अगर साइन नेगेटिव है तो उस केस में एनर्जी रिलीज होगी। अब ये एनर्जी रिलीज क्यों हो रही है? किसी भी एटम को जब आउटर मोस्ट शेल के अराउंड कोई भी इलेक्ट्रॉन अप्रोच करता है तो उस केस में उस एटम का जो न्यूक्लियस है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से एनर्जी चेंज होता है। अगर अट्रैक्शन रिपल्शन को डोमिनेट करेगा तो उस केस में एनर्जी रिलीज होगी। अगर रिपल्शन डोमिनेट करता है तो एनर्जी क्या होगी? रिक्वायर्ड होगी। नॉर्मली एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। तो यहां पर गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन का गेन कर कर अनायन की फॉर्मेशन कर रहा है, तो यहां पर एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। अब फिर से आप देखें, अगर कोई और इलेक्ट्रॉन का गेन करे, जैसे अनायन ने इलेक्ट्रॉन का गेन किया, अनायन के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा होते हैं, तो यहाँ पर जो रिपल्शन है वो डोमिनेट करेगा। जब रिपल्शन डोमिनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन का गेन करने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। नॉर्मली हम जो साइन लेकर चलते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग लेकर चलते हैं। उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव साइन का मीनिंग है एनर्जी रिलीज होना, पॉजिटिव साइन का मीनिंग है एनर्जी रिक्वायर्ड होना। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन का गेन करने जा रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन का गेन करने जाएगा तो इसका न्यूक्लियस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। तो यहां पर एनर्जी चेंज होगा। नॉर्मली अट्रैक्शन डोमिनेंट होता है, इसलिए एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। EA1 EA2 क्या है? सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जैसे हमने सक्सेसिव आयनेशन एंथैल्पी के रिगार्डिंग कवर किया था। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। अगर किसी का एटॉमिक साइज बिग होगा तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। इसका मीनिंग कम एनर्जी चेंज होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एटॉमिक साइज के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे हम लिथियम और सोडियम में से कंसिडर करें, सोडियम का साइज क्या है? बिगर। तो सोडियम के केस में जो एनर्जी चेंज हो रहा है वो कम हो रहा है, लिथियम वाले केस में एनर्जी चेंज क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितने ज्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा एनर्जी चेंज होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कितना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है न्यूक्लियस में। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा उतना स्ट्रोंगली वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, उतना ज्यादा एनर्जी चेंज होगा। लिथियम और बेरिलियम को अगर हम कंपेयर करें, लिथियम के पास 3 प्रोटॉन है, बेरिलियम के पास कितने हैं? 4। तो इस केस में जो एनर्जी चेंज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। जितने ज्यादा इनर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उतना कम क्या होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगा। जितना कम न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगा उतना कम एनर्जी चेंज होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी न्यूक्लियर अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एटॉमिक रेडियाई और स्क्रीनिंग इफेक्ट के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पेनेट्रेटिंग पावर, हमारे पास 4 टाइप के इलेक्ट्रॉन है, एस, पी, डी एंड एफ। कौन सा क्लोजर होगा, एस इलेक्ट्रॉन सबसे क्लोजर होगा, पी उससे दूर होगा, डी उससे दूर होगा, एफ उससे दूर होगा। अगर हमें एस सब शेल में इलेक्ट्रॉन को गेन करना है तो उस केस में एनर्जी चेंज ज्यादा होगा। एस सब शेल में इलेक्ट्रॉन का गेन करना है तो उस केस में एनर्जी चेंज क्या होगा, कम होगा। क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियर अट्रैक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला केस आ जाए, जिसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो वो इलेक्ट्रॉन का गेन नहीं करना चाहेगा, वहां पर हमें फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा। जब हम फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करता है हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो यहां पर आप देख सकते हैं अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ पर क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये इलेक्ट्रॉन का गेन करना नहीं चाह रहा है, तो यहाँ हमें फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का साइन क्या है, पॉजिटिव, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का साइन क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव का मीनिंग क्या, एनर्जी रिलीज हो रही है। पॉजिटिव का मीनिंग क्या, एनर्जी रिक्वायर्ड है। बोकिश अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का साइन अपोजिट होता है, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको ध्यान रखना है नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी रिलीज हो रही है, पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी क्या है, रिक्वायर्ड है। अगर हम पीरियड और ग्रुप के अंदर देखें, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, लेस नेगेटिव होगी। मींस जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए जो अट्रैक्शन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो उस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाती है, मोर नेगेटिव हो जाती है। क्योंकि साइज डिक्रीज होने की वजह से और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो रही है, मोर नेगेटिव हो रही है। क्लियर। अब देखो यहां पर कुछ एक्सेप्शन भी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कब पॉजिटिव होगी, नाइट्रोजन ग्रुप 2 में, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, जो ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं उनके लिए पॉजिटिव है। नोबल गैसेज के लिए पॉजिटिव है क्योंकि उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल है। नाइट्रोजन का साइज स्मॉल है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ग्रुप 18 का फुली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। जब कोई अनायन इलेक्ट्रॉन का गेन करता है तो उस केस में भी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है किस एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी। तो आपको ध्यान रखना है नाइट्रोजन, ग्रुप 18, ग्रुप 2 एलिमेंट्स और अनायन जब भी इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे तो उस केस में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से और अनायन में रिपल्शन डोमिनेट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मीनिंग है हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। ग्रुप 16 में हम एक्सपेक्ट करते हैं ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए, लेकिन यहां पर
सल्फर की मैक्सिमम है, और जो ऑक्सीजन है उसकी मिनिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। इसका रीजन क्या है? सल्फर और ऑक्सीजन में से अगर हम देखें, दोनों के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट है। जब ये इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, स्मॉल साइज होने की वजह से अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। मान लीजिए यहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है 400 किलो जूल, यहां पर साइज बिगर है तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन क्या है? कम। यहां पर हम अज्यूम कर लेते हैं एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है? -250 किलो जूल। स्मॉल साइज होने की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग है वो ज्यादा है। यहां पर बिगर साइज है तो इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग क्या होगी? कम होगी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग है उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर रिपल्शन बहुत ज्यादा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यहां पर इतनी एनर्जी इस रिपल्शन को ओवरकम करने में हमें यूज करनी पड़ रही है। तो नेट एनर्जी यहां पर कितनी रिलीज हो रही है? 100 किलो जूल। यहां पर अगर हम देखें रिपल्शन बहुत कम है तो हमें बहुत कम एनर्जी रिपल्शन को ओवरकम करने में स्पेंड करनी पड़ेगी। तो यहां पर जो नेट एनर्जी रिलीज हो रही है वो ज्यादा है। इसका हम रीजन क्या कह सकते हैं? ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग around oxygen because of its small size, incoming electron face high electronic repulsion। तो यहां पर ऑक्सीजन के केस में इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपल्शन फेस कर रहा है, इसलिए हमें बहुत सारी एनर्जी वहां पर रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए यूज करनी पड़ रही है। तो नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रही है? कम रिलीज हो रही है। इसको अगर हम अदर वे में कंसिडर करें, ये हमारा घर है और इसके अराउंड 6 सिक्योरिटी गार्ड है, और ये अंबानी का घर है, इसके अराउंड भी 6 सिक्योरिटी गार्ड है। तो किसके घर की सिक्योरिटी ज्यादा होगी? जिसका एरिया कम होगा। तो यहां पर सिक्योरिटी टाइट है। अगर किसी को थेफ्ट करने के लिए एंटर करना है तो यहां पर उसको स्ट्रॉन्ग रिपल्शन फेस करना पड़ेगा। इसका मीनिंग उसको यहां पर ज्यादा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी। बेनिफिट होने के चांसेस क्या है? कम है। यहां पर अगर सिक्योरिटी टाइट नहीं है, क्राउडिंग नहीं है सिक्योरिटी की, तो उस केस में थेफ्ट करना इजी हो जाएगा। बेनिफिट क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर? सिमिलरली फॉर ग्रुप 17, ग्रुप 17 को अगर हम कंसिडर करें तो मेंबर कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का ऑर्डर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। फ्लोरीन के केस में अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो यहां पर सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन एक्चुअल में क्या है? क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा है, फ्लोरीन की ब्रोमीन से, ब्रोमीन की आयोडीन से। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं इरेगुलरिटी आ रही है। अब ये इरेगुलरिटी क्यों आ रही है? सेम रीजन है। फ्लोरीन का साइज स्मॉल है, हाई इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग है। हाई इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। So incoming electron face stronger इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो बहुत सारी जो एनर्जी है
वो इस रिपल्शन को ओवरकम करने में यूटिलाइज हो रही है। तो फ्लोरीन के केस में अट्रैक्शन ज्यादा होते हुए भी नेट अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है वो कम रिलीज हो रही है। क्लियर? तो हमने यहाँ पर कुछ इरेगुलरिटीज भी ऑब्जर्व की हैं। जैसे आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हर केस में मोर नेगेटिव नहीं हो रही है, क्योंकि जब भी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल मिल रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो रही है? पॉजिटिव हो रही है, या फिर उसकी वैल्यू बहुत कम है। जैसे ग्रुप 15 में कंसिडर करें, नाइट्रोजन के केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या है? पॉजिटिव है, लेकिन अदर मेंबर के केस में नेगेटिव है लेकिन लो वैल्यू है। ऐसे अगर आप ग्रुप 2 में देखें, वहां पर भी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, या फिर हम लोअर मेंबर की तरफ देखेंगे तो वैल्यू क्या है? लेस नेगेटिव है। तो वहां पर रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए बहुत सारी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, इसलिए नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत कम रिलीज होगी अगर वो रिलीज हो रही है। तो क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा है, सल्फर की ऑक्सीजन से ज्यादा है। ग्रुप 2 की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ऑलमोस्ट हम क्या लेते हैं? जीरो। पॉजिटिव को यहाँ पर हम जीरो मान रहे हैं, मीन्स हमें एनर्जी नहीं मिल रही है। ग्रुप 15 यहाँ पर लो वैल्यू है क्योंकि हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। रीजन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फ्लोरीन की लेस नेगेटिव क्यों है? अब आप देख सकते हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम के लिए क्या है? पॉजिटिव। अदर मेंबर के लिए नेगेटिव तो है लेकिन बहुत कम वैल्यू है, क्योंकि यहां पर एस सब शेल कंप्लीटली फिल्ड है। नाइट्रोजन के लिए पॉजिटिव है, स्मॉल साइज भी है और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन भी है, तो यहाँ पर रिपल्शन डोमिनेट कर रहा है। अदर मेंबर में हम देखें, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से कम एनर्जी रिलीज हो रही है। ग्रुप 14 के कंपैरिजन में ग्रुप 15 मेंबर की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी थी वो ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि ये राइट में लाई कर रहा है। राइट मेंबर का साइज क्या होगा? स्मॉलर होगा, तो उसका जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से जो नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है वो कंपेरेटिवली कम रिलीज हो रही है। फ्लोरीन और क्लोरीन में से क्लोरीन की ज्यादा है, ऑक्सीजन और सल्फर में से सल्फर की ज्यादा है। ग्रुप 18 में फुली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो इन सभी के लिए पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। जिनकी भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है उसको हम जीरो भी अज्यूम कर सकते हैं। क्लियर? More the value of electron affinity, greater is the oxidizing power. नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन का गेन करना। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए उनका अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, मीन्स उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन का गेन करता है वो सामने वाले को उतना जल्दी ऑक्सीडाइज करता है, इसलिए जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ग्रुप 16 के कंपैरिजन में ग्रुप 17 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, तो हम ये भी कह सकते हैं जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो ग्रुप 17 मेंबर की ग्रुप 16 मेंबर से क्या होगी? ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? किसी भी केमिकल बॉन्ड में जो बॉन्डेड एटम है वो कितना स्ट्रांगली शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। जितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे उतनी ज्यादा क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड में बॉन्डेड एटम सेम है, तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर होगी वो सेम होगी, क्योंकि दोनों का न्यूक्लियर चार्ज सेम है। तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर में रहेगा। इस बॉन्ड को अगर हम देखें, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर है वो सेम नहीं है, क्योंकि जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो उस केस में साइज डिक्रीज होता है और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो
सेंटर में नहीं रहेगा, थोड़ा सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। आप ये कह सकते हैं जिसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अकेले एटम की हम ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसिडर नहीं करते हैं, ये हमेशा केमिकल बॉन्ड में देखी जाती है, लेकिन जब हम वैल्यू की बात करेंगे तो हम इंडिविजुअल एटम की बात कर सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका रीजन क्या है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, पावर टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिसका न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगा वो उतना स्ट्रांगली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करेगा, और एटॉमिक साइज बढ़ने से जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो कम होता जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटॉमिक साइज के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप ये कह सकते हैं पीरियड में लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। टॉप टू बॉटम हम जाएंगे तो उस केस में जो एटॉमिक साइज है वो क्या होता है, इंक्रीज, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन जहां पर रेडियाई में इरेगुलरिटी है वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी क्या होगी, इरेगुलरिटी होगी। जैसे हमने ग्रुप 13 ग्रुप 14 में पढ़ा था, एल्युमिनियम और गैलियम का जो साइज है वो सिमिलर है, तो जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा होंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ऐसे ही इंडियम और थैलियम का साइज सिमिलर है, तो जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा होंगे, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। कंप्लीट टेबल के अंदर फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ग्रुप के अंदर टॉप पर लाई कर रहा है, टेबल के अंदर राइट मोस्ट है। जो ग्रुप 18 है वो कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते हैं, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उन्हीं एलिमेंट के लिए कंसिडर की जाती है जो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो फ्लोरीन राइट मोस्ट है, इसलिए फ्लोरीन क्या होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। देन ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन फोर्थ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो सीजियम है वो क्या है, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अदरवाइज हम इसी के बेस पर डिसाइड करते हैं जिसका एटॉमिक साइज ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। पीरियोडिक वेरिएशन अभी हम कवर कर ही चुके हैं। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। डाउन द ग्रुप जो रेडियाई है वो इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। जहां रेडियाई में इरेगुलरिटी होगी वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी हमें इरेगुलरिटी देखने को मिलेगी। हम डिफरेंट टाइप की स्केल का यूज करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिटरमाइन करने के लिए। मोस्टली हम पोलिंग स्केल का यूज करते हैं। पोलिंग स्केल के ऊपर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4.0, ऑक्सीजन 3.5, नाइट्रोजन 3.0, क्लोरीन 3.0, सीजियम की सबसे कम है। नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोलिंग स्केल पर आपको सेम दिख रही है, फिर भी हम नाइट्रोजन को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कह रहे हैं। इसका रीजन क्या है, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन। जिसका साइज स्मॉल होगा शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन उसके क्लोजर होंगे, वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और जितना स्ट्रांगली शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कोई भी एलिमेंट अट्रैक्ट करता है उसकी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। पोलिंग स्केल पर ई एन डिफरेंस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यूजिंग दिस रिलेशनशिप 0.208 रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड। अगर आप ए और बी जो एटम बॉन्डेड हैं उनके ई एन डिफरेंस को निकालना चाहते हैं तो उसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है
उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ए बॉन्ड इनटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ बीबी बॉन्ड, इसका रूट, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी जो ए बी एलिमेंट है उसके जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एंथैल्पी में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं रूट ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ए बॉन्ड इनटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ बीबी बॉन्ड। फिर हम इसका रूट लेंगे, उसको 0.208 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जो हम बॉन्ड एनर्जी का डेटा ले रहे हैं वो किलो कैलोरी पर मोल में ले रहे हैं। अगर हम किलो जूल पर मोल में लेंगे तो यहाँ पर कुछ वेरिएशन आ जाएगा, तब उस केस में हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 0.1017 से। नॉर्मली इससे रेलेवेंट न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, तो ये फार्मूला आपको ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको इंट्रोडक्टरी बताया है। आपको ये डेटा याद रखना है, पॉलिंग स्केल के रिगार्डिंग ये डेटा आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये पॉलिंग स्केल से रेलेवेंट ही डेटा दिया हुआ आप देख सकते हैं। जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है पॉलिंग स्केल पर 4.0, क्लोरीन 3.0, नाइट्रोजन 3.0, कार्बन 2.5, हाइड्रोजन 2.1। तो पॉलिंग स्केल पर सबसे कम वैल्यू कंप्लीट टेबल के अंदर सीजियम की है, इसलिए हम सीजियम को लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। नेक्स्ट स्केल है मोलिकन स्केल। इसमें हम आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज लेते हैं। यहां पर आपको ध्यान रखना है ये जो डेटा होना चाहिए इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की फॉर्म में दिया होना चाहिए, तब तो ये रिलेशनशिप वैलिड है, अदरवाइज ये रिलेशनशिप वैलिड नहीं है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी का मीन ले रहे हैं, उससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को निकाल रहे हैं। इस रिलेशनशिप को आपको याद रखना है। मोलिकन स्केल और पॉलिंग स्केल में क्या रिलेशनशिप है? अगर आप मोलिकन स्केल में En को पॉलिंग स्केल के En से डिवाइड करें तो ये किसके इक्वल आ रहा है 2.8 के इक्वल आ रहा है। तो आप ये कह सकते हैं मोलिकन स्केल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो 2.8 टाइम्स होगी पॉलिंग स्केल। फ्लोरीन के लिए 4 होती है, तो 4 को अगर हम 2.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मोलिकन स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिल जाएगी। इस रिलेशनशिप को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पॉलिंग स्केल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी हो सकती है, मोलिकन स्केल के लिए निकालने के लिए कहा जा सकता है। नेक्स्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर बेस्ड है, रेडियाई के ऊपर बेस्ड है। ये रिलेशनशिप भी इंट्रोडक्टरी है, नॉर्मली इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पर 3 स्केल कवर कर चुके हैं, पॉलिंग स्केल, मोलिकन स्केल एंड ऑलरेड रोशो स्केल। तो यहाँ पर आपको मोलिकन स्केल की जो रिलेशनशिप है वो याद करने की जरूरत है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कौन कौन से फैक्टर इंपैक्ट करते हैं? साइज वाला फैक्टर हमने ऑलरेडी कवर कर ही लिया है। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी डिक्रीज होगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियर अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जिसका न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी ज्यादा होगी। जैसे जैसे किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाते हैं। न्यूक्लियर अट्रैक्शन डोमिनेट करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो उस केस में रिपल्शन डोमिनेट करेगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज होगा। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ रहा है। हाइब्रिडेशन के बारे में हम केमिकल बॉन्डिंग में स्टडी करेंगे। जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होता है उतना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोजर होगा, क्योंकि एस की शेप क्या होती है स्फेरिकल सिमेट्रिकल, उतनी ज्यादा क्या होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंपैक्ट करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
प्रेडिक्शन ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड। आपको पता है बॉन्ड दो तरीकों से बनता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट होता है और ट्रांसफर से आयनिक। कोई भी बॉन्ड परफेक्टली आयनिक नहीं होता, परफेक्टली कोवलेंट नहीं होता। तो हम यहाँ पर En का यूज कर कैसे डिसाइड करेंगे बॉन्ड आयनिक है या फिर कोवलेंट है। अगर En डिफरेंस 0 बॉन्डेड एटम के बीच में तो उस केस में वो परफेक्टली कोवलेंट होगा। अगर En डिफरेंस 0 नहीं है तो उस केस में बॉन्ड के अंदर कोवलेंट करैक्टर भी है और आयनिक करैक्टर भी है। पॉलिंग के अकॉर्डिंग अगर En डिफरेंस 1.7 के इक्वल होता है तो उस केस में वो 50% आयनिक है, 50% कोवलेंट है। अगर En डिफरेंस 1.7 से कम है तो उस केस में उसे हम कोवलेंट कंपाउंड कह सकते हैं। अगर 1.7 से ज्यादा है तो उसको हम आयनिक कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर आयनिक कैरेक्टर मोर देन 50% होगा। इसके अलावा हम एक रिलेशनशिप और भी यूज करते हैं, हैनी स्मिथ रिलेशनशिप। इसके अकॉर्डिंग जो En डिफरेंस है इससे अलग है। तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, 16 इंटू En डिफरेंस प्लस 3.5 इंटू En डिफरेंस स्क्वायर। इसका यूज कर अगर हम परसेंटेज आयनिक करैक्टर निकालते हैं तो 50% आयनिक करैक्टर के लिए En डिफरेंस क्या है, 2.1। जब तक आपको हैनी स्मिथ रिलेशनशिप के लिए ना कहा जाए तब तक आप इसका यूज नहीं करेंगे। नॉर्मली अगर आपको डिसाइड करना है वो आयनिक है या कोवलेंट है तो आप इस रिलेशनशिप का यूज करेंगे। टू डिसाइड नेचर ऑफ ऑक्साइड, आपने पढ़ा हुआ है मेटल ऑक्साइड बेसिक है, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक है। तो ये हम En डिफरेंस के बेस पर भी निकाल सकते हैं। एक तो हम ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करें, फिर लिटमस टेस्ट परफॉर्म करें, उसके बेस पर डिसाइड करते हैं। एक हम En डिफरेंस के बेस पर भी डिसाइड कर सकते हैं। अगर En डिफरेंस एलिमेंट और ऑक्सीजन के बीच में 1.4 से ज्यादा है तो उस केस में वो बेसिक होगा। अगर 1.4 से कम है तो वो क्या होगा, एसिडिक होगा। एलिमेंट और ऑक्सीजन के बीच में हमें En डिफरेंस निकालना है। अगर 1.4 से ज्यादा है तो उस केस में बेसिक, अगर 1.4 से कम है तो एसिडिक। मेटल लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं इन कंपैरिजन टू नॉन मेटल, तो यहां पर En डिफरेंस ज्यादा होगा और यहां पर En डिफरेंस क्या होगा, कम होगा। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, मेटल की प्रॉपर्टी होती है इज टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन, तो मेटालिक कैरेक्टर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन। जिसका न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगा वो उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। न्यूक्लियर अट्रैक्शन किसका कम होगा, जिसका साइज बड़ा होगा। तो हम ये कह सकते हैं मेटालिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, इसलिए मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेफ्ट टू राइट जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो उस केस में साइज डिक्रीज हो रहा है, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। आसानी से हम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। इसका मीनिंग मेटालिक कैरेक्टर पीरियड में लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज। ग्रुप में टॉप टू डाउन क्या होगा, इंक्रीज होगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर और मेटालिक कैरेक्टर एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर ये साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये साइज के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो लेफ्ट में आपको पता है टेबल के अंदर कौन लाई करते हैं, मेटल, और राइट में कौन लाई करते हैं, नॉन मेटल।
तो ये सब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? न्यूक्लियर अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। पीरियोडिसिटी इन नेचर ऑफ ऑक्साइड, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो मेटालिक करेक्टर क्या होता है? डिक्रीज। नॉन मेटालिक करेक्टर क्या होता है? इंक्रीज। जितना ज्यादा मेटालिक करेक्टर होगा उतना ज्यादा ऑक्साइड का बेसिक करेक्टर होगा, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है ऑक्साइड के केस में ईएन डिफरेंस ज्यादा होता है तो वो बेसिक होगा। अगर ईएन डिफरेंस 1.4 से कम होता है तो उस केस में वो क्या होगा? एसिडिक होगा। तो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो मेटालिक करेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज। नॉन मेटालिक करेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो बेसिक करेक्टर क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो ये तो बेसिक है, ये क्या है? एम्फोटेरिक, फिर एसिडिक। तो यहाँ पर लेफ्ट टू राइट एसिडिक करेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। टॉप टू बॉटम अगर हम देखें मेटालिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, इसलिए बेसिक करेक्टर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर आपको ऑक्साइड दिया हो लेकिन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हो फॉर सेम एलिमेंट, तो जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी मीन्स जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ज्यादा क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, उतना कम ईएन डिफरेंस होगा, और जितना कम ईएन डिफरेंस होगा उतना ज्यादा क्या होगा? एसिडिक नेचर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ पर +3, यहाँ +4, यहाँ +6, यहाँ +7। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो यहाँ पर ईएन डिफरेंस सबसे कम होगा, तो जहां पर ईएन डिफरेंस सबसे कम है वो सबसे ज्यादा एसिडिक है। जहां पर ईएन डिफरेंस सबसे ज्यादा है वो सबसे ज्यादा बेसिक है। फॉर ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड क्या होते हैं? जिनके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होगा, तो एसिडिक करेक्टर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो आप देख सकते हैं बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एक ही पीरियड के मेंबर है। जैसे जैसे नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है एसिडिक करेक्टर भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ऐसे ही सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एक ही पीरियड के मेंबर है। लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो एसिडिक करेक्टर भी क्या हो रहा है? इंक्रीज। टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करें तो उस केस में नॉन मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होता है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, तो डाउन द ग्रुप नॉन मेटालिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है, इसलिए एसिडिक करेक्टर भी क्या हो रहा है? डिक्रीज। अगर एक ही एलिमेंट डिफरेंट ऑक्सी एसिड बनाए और वहां पर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो? डिफरेंट हो, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ज्यादा क्या होगा? एसिडिक करेक्टर होगा। जैसे आप यहाँ पर देखें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट HNO3 में +5 है, यहाँ क्या है? +3, यहाँ और भी कम है। तो जैसे जैसे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है एसिडिक करेक्टर भी क्या हो रहा है? कम। सेम वे में हम यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर? ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर के बारे में हमने स्टडी किया था। जो जितना इजिली इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा उतना ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर होगा। और इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी। जितनी कम एनर्जी चाहिए होगी उतना आसानी से हम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर पाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं जो रिड्यूसिंग नेचर है वो आयोनाइजेशन एनर्जी के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका एटॉमिक साइज ज्यादा होगा उसका न्यूक्लियर अट्रैक्शन आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। सो रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेस। अगर हम पीरियड में देखें
लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है, एनर्जी रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो रही है। ईस्ट टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा। तो वहां पर हम ये कह सकते हैं जो रिड्यूसिंग नेचर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं जो मेटल है वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट है इन कंपैरिजन टू नॉन मेटल। और जितना ज्यादा मेटेलिक करेक्टर होगा उतना ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर होगा। आपको ध्यान रखना है इन एक्वस सॉल्यूशन लिथियम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ग्रुप में टॉप पर है फिर भी ये बेस्ट है। इसका क्या रीजन है, इसको हम आगे एस ब्लॉक में स्टडी करेंगे। अगर रिड्यूसिंग नेचर एलिमेंट कोई भी क्वेश्चन अभी आपके पास आता है तो आपको ये ध्यान रखना है सॉलिड स्टेट के अंदर या गैसेस फेज के अंदर रिड्यूसिंग नेचर हम ऐसे डिसाइड करेंगे, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन का केस आ जाए तो लिथियम क्या है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग नेचर का उल्टा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो जिनका रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होगा उनका ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होगा, कम होगा। नॉन मेटल गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मेटल क्या है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड, अभी हमने एसिडिक नेचर जो कवर किया था वो ऑक्सी एसिड या ऑक्साइड के लिए कवर किया था। हाइड्राइड का मीनिंग है हाइड्रोजन वाले कंपाउंड, उनमें हम कैसे डिसाइड करेंगे। एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इज टू प्रोवाइड H+। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से बॉन्ड की पोलैरिटी इंक्रीज होगी। देखो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके पास पॉजिटिव आएगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके पास नेगेटिव आएगा। जैसे हम इसको ही ले लें HCl, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्लोरीन के पास थोड़ा सा नेगेटिव आएगा, इसे हम बोलेंगे पार्शियल नेगेटिव। यहां पर हम क्या बोलेंगे, पार्शियल पॉजिटिव। जो शेड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ डिस्प्लेस हुए हैं, इसलिए इसके पास थोड़ा नेगेटिव आया, इसके पास थोड़ा पॉजिटिव आया। तो जितना ज्यादा थोड़ा नेगेटिव थोड़ा पॉजिटिव होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड की पोलैरिटी होगी। जितनी ज्यादा बॉन्ड की पोलैरिटी होगी उतना इजिली बॉन्ड टूट सकता है, उतना इजिली हमें क्या मिलेगा, H+ आयन मिलेगा। तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर आपको कहा जाए CH4 NH3 वाटर HF, इनके एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताएं। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो बॉन्ड पोलैरिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जितनी ज्यादा बॉन्ड पोलैरिटी होगी उतना इजीली हम H+ आयन प्रोवाइड कर पाएंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर होगा। इसलिए एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर हम ये ऑब्टेन कर रहे हैं। डाउन द ग्रुप जो एसिडिक कैरेक्टर है वो डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जितना इजीली हम बॉन्ड ब्रेक कर पाएंगे उतना इजीली हमें H+ आयन मिलेगा। तो डाउन द ग्रुप जो सेंट्रल एटम है उसका साइज इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। HI बॉन्ड बिगर है इन कंपेरिजन टू HBr, इन कंपेरिजन टू HCl, इन कंपेरिजन टू HF। ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। पीरियड में जो साइज है उसमें थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होता है,
लेकिन डाउन द ग्रुप शेल के एडिशन की वजह से साइज में लार्ज डिफरेंस आता है। तो यहाँ पर दो फैक्टर है, एक पोलैरिटी वाला और एक बॉन्ड लेंथ वाला। पीरियड में तो पोलैरिटी वाला फैक्टर डोमिनेंट है, ग्रुप में बॉन्ड लेंथ वाला फैक्टर डोमिनेंट है। जितना बड़ा बॉन्ड होगा उतना आसानी से हम तोड़ पाएंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, एसडी करेक्टर होगा। इसलिए एसडी करेक्टर HI का HBr से ज्यादा है, HBr का HCl से, HCl का HF से। तो यहां पर ये लेफ्ट टू राइट भी इंक्रीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है।